नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आदेश के बाद से जैसे ही बाहर से छात्र और मजदूरों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ है, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है खर्च को लेकर। आखिर रेलवे का खर्चा कौन वहन करेगा? अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कभी तेजस्वी निशाना साधते हैं, कभी सरकार और कभी गठबंधन। डबल इंजन की बात होती है, दो पार्टियों की बात होती है और एक बड़ा लंबा चौड़ा बहस इस पर छिड़ गया है। आज इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ अंजनी पांडे और उदिप्त आर्यन हैं। इन लोगों ने भी कई सारे पहलुओं को रिसर्च किया है, पढ़ा है। उसके बाद इस चर्चा को आपके सामने रखने का फैसला हमने किया कि क्या सरकार के पक्ष में है, क्या सरकार के पक्ष में नहीं है, क्या मजदूरों से यह भाड़ा लेना सही है। अगर रेलवे पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए देती है और उसके बाद वो मजदूरों से किराया ले रही है, तो आखिर ये किसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? तो इस सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उदिप्त आर्यन से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर और उन्होंने क्या पॉइंट्स इसके लिए निकाले हैं। देखिए, इस पर अब जो अभी ताज़ा मुद्दा है कि लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं कि 27 लाख बिहारी बाहर फंसे हुए हैं। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि वो बिहारी जिनका अपना घर है बाहर में, जो परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं, जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनको इस लिस्ट में पहले शामिल नहीं करना है। ये केंद्र के द्वारा आदेश दिया गया है। बिहार सरकार भी इस पर सहमत है कि जो लोग वहाँ पर बाहर गए थे, टूरिज्म के तौर पर घूमने गए थे या फिर अचानक गए थे और लॉकडाउन हो गया और फंस गए, तो वो लोग जो वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, उन्हीं के लिए ये स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। अब और बहुत से लोग इस पर फेसबुक पर लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर, कि अपना आवास है वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। दूसरी चीज़ कि वैसे लोग जो वहाँ पर 40 दिन अमूमन हो गया लॉकडाउन को, पैसा खत्म हो गया है लोगों का, उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर रेलवे उनसे पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ही। आपको एक इंसिडेंस बताते हैं। 2008 में बिहार में बाढ़ आया था, कोसी में बहुत भीषण बाढ़ आया था। उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने करीब 6 ट्रेन लगातार हर दिन चला रहे थे उस समय, मधेपुरा से पूर्णिया, पूर्णिया से सहरसा, सहरसा से पटना, और इस तरीके से करीब वो 1 करोड़ रुपए की मदद अपनी तरफ से, वो कोई समय शो आता था, उस शो में गए थे, वो जीते थे, उस पूरे पैसे को वो लगा दिए थे और लोगों को वापस बुला लिए थे। इसका भी जिक्र तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं। तो उस समय जो काम किया गया था, उस तरीके से अगर काम अभी भी किया जाए, बिहार सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि 24,500 करोड़ ये जन जीवन हरियाली पे खर्च कर देते हैं। जो इन्होंने शराबबंदी का कानून लाया, उसके चलते इन्हें पिछले 4 सालों में 24,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। या आधिकारिक आंकड़े हैं, 4,000 हर साल, 4,000 करोड़ हर साल, तो इस हिसाब से 24,000 करोड़ के आसपास का इनका नुकसान हो गया है। तो आखिरकार इतना बड़ा रकम जो बिहार सरकार इधर उधर कर रही है, वो अपने ही राज्य को वापस, अपने राज्य के लोगों को वापस लाने के लिए क्यों नहीं लगा पा रही है? दूसरी बात, केंद्र की इसमें एक और बात है कि झारखंड सरकार ने ये प्रयास किया था। हेमंत सोरेन जो है उसको इसका जिक्र किए थे। 1200 बच्चे जो झारखंड के कोटा में फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए जो ट्रेन आ रही थी, उसके लिए 5,40,000 रुपए का वो मदद दे रहे थे, पर रेलवे विभाग ने उनसे ये मदद नहीं लिया। ठीक है, ये बात बहुत आसान है समझना कि जो लोग फंस गए हैं उन्हें ही आना है। जिन्होंने वहाँ घर बना लिया है या बसा लिया है, जो वहाँ रह सकते हैं, गुजर बसर कर सकते हैं, उन्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचकर कि लॉकडाउन है, छुट्टियाँ हैं तो परिवार के साथ समय बिताए। नहीं, ये एक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है। ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि पूरे धरती पर ये आपदा है, सब कोई जूझ रहे हैं। लेकिन वापस वही लोग आएंगे जिनका गुजर बसर संभव नहीं हो पा रहा है, जिनके पास खाने रहने के पैसे नहीं हैं और जिनके हालात बेहद ही बुरे हैं। उनको उनकी सरकारें अब रहने खाने का व्यवस्था करें या वापस अपने घरों पर लाएं, इसको लेकर के बात चल रही है। छात्र इससे अलग है। जाहिर सी बात है कि वो वहाँ पढ़ने गए थे, फंस गए हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें घर वापस लाने में कोई दोमत नहीं है। मगर जो और लोग हैं जो फंसे हुए नहीं हैं, जो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं, इसको लेकर के संशय है। और सरकार ने क्या कहा है, क्या साफ किया है, वो अंजनी पांडे बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एक जो बात अभी क्लियर करनी है कि जैसे रेलवे ने यह स्कीम चलाई है, केंद्र सरकार ने चलाई कि जो लोग को लाना है, तो यह सिर्फ उन्हीं लोगों को लाना है। जैसा आपने कहा, उदिप्त ने भी कहा कि जो किसी वजह से फंस गए हैं वहाँ, लॉकडाउन के ठीक पहले वो वहाँ गए थे और किसी वजह से अब फंस गए हैं, तो उनको वापस लाना है। या बहुत जो कम कमाने वाले लोग हैं, जिनके वहाँ रहने खाने का ठीक नहीं है,
उनको ही लाना है। ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो वहाँ काम करने गए हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं और भी नौकरी कर रहे हैं और अब वहाँ नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं और वे चाहते हैं कि लॉकडाउन के बीच ही वो अपने परिवार के पास बिहार चले आएँ। उन लोगों को नहीं लाना है, यह रेलवे ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो रेलवे का यह भी एक कहना था कि हम वैसे लोगों को ला रहे हैं, इसलिए भी यह जो उनसे भाड़ा लिया जा रहा है वह नाम मात्र का भाड़ा लिया जा रहा है, हालांकि इसमें भी उनसे स्लीपर क्लास का खर्च लिया जा रहा है। तो रेलवे की अपनी सफाई यह भी है कि हम इसलिए ले रहे हैं ताकि स्टेशन पर भीड़ न बढ़े, ट्रेनों में भीड़ न बढ़े। और अगर ट्रेनों में भीड़ होगी, स्टेशन में भीड़ होगी, तो ये जो कुछ भी यह सब किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात, यह सब खत्म हो जाएगा। तो एक इससे बचने के लिए रेलवे ने कहा कि हम पैसा ले रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद होंगे, बहुत ज़रूरतमंद होंगे आने के लिए, वही आएंगे। लेकिन सवाल फिर ये भी है कि जो लोग जाके फंस गए हैं किसी वजह से, 40 दिन से ऊपर हो गया वहाँ फंसे हुए, उनका पैसा ख़त्म हो गया, या फिर जो भी लोग हैं बहुत कम कमाने वाले हैं, जिनके रहने खाने का ठीक नहीं है, वो 600-700 रुपये, 700 रुपये तक किराया लिया जा रहा है। वो रेलवे का टिकट जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, हर जगह वो शेयर हो रहा है। गोरखपुर तक आने का किराया महाराष्ट्र से 710 रुपये लिया जा रहा है। इतना पैसा कोई कहाँ से देगा? अब इसमें एक बात ये है कि मुझे जो समझ में आया कि यह एक ऐसा समय है कि जब ये जो भी लोग बाहर में फंसे हुए हैं, जिस भी राज्यों में फंसे हुए हैं, यह उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वे उन लोगों को अपने यहाँ रखें। चूँकि यह एक राष्ट्रीय आपदा है, यह कोई ऐसा नहीं है कोई हर साल होता है या बार बार होता है। एक अचानक से ऐसा समय आ गया है और अब वो लोग वहाँ फंस गए हैं। तो जो भी राज्य हैं जहाँ बाहर के आने वाले लोग फंसे हुए हैं, उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो उनको अपने यहाँ रखें, उनके खाने पीने का प्रबंध करें, उनके रहने का प्रबंध करें और वो उनको आने न दें। चूँकि ये बहुत जाहिर तौर पर ये बहुत हुआ था कि लोग आएंगे जाएंगे, पता नहीं कौन पॉजिटिव हो, उनकी आने की वजह से यहाँ पे अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है जो भी कोरोना पेशेंट्स का, तो ये फिर दिक्कत वाली बात होती। तो इसलिए ये एक मेरा यह मानना है कि उन राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि उन लोगों को रखें। अब बात कोटा वाले स्टूडेंट्स की, तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है कि वो बच्चे हैं, वहाँ पढ़ने गए हैं और इस समय में वो फंस गए हैं, तो उन्हें अपने घर आने दिया जाए। वो रेलवे अलग से ट्रेन चलाए, राज्य सरकार ने खर्च वहन करें, जो भी है। लेकिन यहाँ फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जब कोटा में जो बच्चे फंसे हैं, यह जिम्मेदारी भी कोटा प्रशासन की थी, राजस्थान सरकार की थी कि उन बच्चों को वहाँ पे रखें। जो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो लाख रुपए साल भर का उनसे लेते हैं, वो क्या महीने 1.5 महीने उन लोगों को हॉस्टल में रहने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे क्या? कोटा की पूरी इकॉनमी उन बच्चों की वजह से चलती है। और जब ऐसी राष्ट्रीय आपदा का समय आया है, तब आप उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग यहाँ से जाइए, हम आपको नहीं रख सकते हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रहें, हम आप खर्च नहीं वहन कर सकते। और उसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि भाई आप ट्रेन चलाइए, इन बच्चों को अपने घर भेजिए। अरे भाई, महीने 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, आप उनको रख लीजिए अपने यहाँ। एक बच्चे का महीने भर रहने का खर्च कितना, 8 से 10 हज़ार रुपया लगभग होता है, मेस से लेकर के रहने का खर्च। तो सब राज्य सरकार और कोटा प्रशासन मिलकर और कोचिंग वाले वो मिलकर वहन कर सकते थे उसको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक और बहुत अभी दुखद तस्वीर 2-3 दिन पहले सामने आई थी कि एक वो जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए वो जो मशीन जो यूज होता है मिलाने वाला, उसमें से 18 लोग निकले थे। हाँ। अंदर बैठकर वो लोग शायद लखनऊ जा रहे थे, एमपी से कहीं से लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने उनको पकड़ा और एक एक करके 18 लोग उनमें से निकले। सोचिए कितनी दुखद स्थिति है। मेरा तो यह कहना है कि जब इन लोगों को वहाँ रोका गया, उसके बाद उन लोगों को ले आकर पुलिस थाने में बिठा दिया गया। वो जो शायद जो गाड़ी जो चला रहे थे ड्राइवर, उन पर FIR हुई है और उन लोगों को रखा गया है। दोनों राज्य, जिस राज्य के वो लोग रहने वाले थे और जिस राज्य से आ रहे थे, दोनों राज्य के नेताओं को उन लोगों के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि यह हमारी गलती है कि हमारी वजह से, हमारी नाकामी की वजह से आप लोगों को इस अमानवीय परिस्थिति में अपने घर जाना पड़ रहा है। कि एक मिक्सर में वो दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी, अंदर में कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलेगा, कैसे वो लोग जिंदा रहे। तो नेताओं को जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि यह हमारी नाकामी है कि आप इस तरह से सफ़र करने को विवश हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है।
कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि बिहार के जो लोग हैं परेशान हैं, नंबर्स नहीं लग रहे और संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें वापस लाना संभव भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि बिहार में भी संक्रमण फैलने का डर है और यहाँ की अस्पताल व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त नहीं है कि वो उससे लड़ सके, झेल सके। धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर सरकार एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 12.5 लाख बिहारी मजदूर, 27 लाख कुल आंकड़ा अगर है तो 12.5 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में ट्रैप्ड है। और ये रिपोर्ट बार बार आ रही है कि अगर वो 12.5 लाख वहाँ से चले आते हैं तो लॉकडाउन आज नहीं तो कल खत्म होगा। तो वहाँ पर जो 11,000 फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें 12.5 लाख बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें लेबर का शॉर्टेज भी आ सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर पंजाब सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, उन बिहारी लेबर्स उनके इकोनॉमी के एक बहुत बड़े हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है बिहारी लेबर। वो अगर चले आते हैं एक्सीडेंटली या फिर उनका वहां पर मौत हो जाता है भूखे, तो हर तरीके से नुकसान इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सरकार का भी होगा, उस पूरे राज्य का भी नुकसान होगा। तो उन, जैसा कि अंजनी सर ने बताया कि उन राज्यों के जो सरकार हैं उन्हें इस बात को ध्यान देना होगा कि बिहारी लेबर्स उनके इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनका खाना पीना रहने का इंतजाम 1-2 महीने के लिए हर राज्य की सरकार कर सकती है। इसके लिए सिर्फ कोई बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, राज्य सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी, चूंकि जो भी मजदूर जहाँ रहते हैं, ये लोग जहाँ आते जाते हैं, उससे एक इकोनॉमी वहाँ की चलती है। वो लोग न सिर्फ खुद के लिए एक आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं, बल्कि देश के साथ ही उस राज्य की इकोनॉमी में भी सहयोग करते हैं, उस राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। तो ये राष्ट्रीय आपदा के समय में हर राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनके यहाँ जो लोग बाहर के आके फंसे हुए हैं उनकी सहायता करें। और अब ये जो ट्रेन चलाने वाली बात हुई है और इसके फेयर को लेकर के जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, अब कोई पार्टी कह रही है कि हम सारा खर्च देंगे, बिहार से राजद ने कहा है कि हम खर्च देंगे, कांग्रेस कह रही है कि उनका खर्च हम देंगे। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बड़े नेता हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, कहने को तो वो भाजपा में है, लेकिन वो पता नहीं चलता है कब वो भाजपा में रहते हैं, कब भाजपा से बाहर हो जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब ये कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है और जो लोग आ जा रहे हैं उनका 85% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और 15% राज्य सरकार वहन करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है जो हमारे दर्शक अभी स्क्रीन पे देखेंगे। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि उनका यह मानना है कि यह जो सारी दिक्कतें हो रही है वो केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए कांग्रेसी माइंडसेट वाले अधिकारियों की वजह से हो रही है। तो वो इसको दोष देते हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी हैं, जो कांग्रेसी माइंडसेट के हैं, उनकी वजह से यह सारी दिक्कतें आ रही है। तो उन्होंने भी यह कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अब ये मेरे बात करने के बाद रेलवे इस संबंध में नोटिफिकेशन निकालेगा। हालांकि अभी जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक रेलवे का ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, आगे जब भी हो। हालांकि ये भी एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है सुब्रमण्यम स्वामी की। अगर ऐसा भी होता है तो वो उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो इस कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरे दुनिया के रफ्तार को जिस तरह से रोका है, उससे कम से कम मानवता के मूल तो समझ में आ गए हैं। अभी ज़रूरत है कि राज्य भी बहुत समझदारी से बिहेव करे। जैसा उदीप्त और अंजनी सर दोनों ने कहा कि वहाँ के मजदूर वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा है, तो उनके प्रति राज्य सरकारों का भी कोई दायित्व बनता है। सारा इल्ज़ाम बिहार सरकार पर मर देना भी ठीक नहीं होगा। दूसरा पहलू, ज़िंदगी दांव पर है, तो बहुत उम्मीद है कि जो बच्चे कोटा से वापस आएंगे उनमें से काफ़ी वापस नहीं जाएंगे। जो मज़दूर देश भर से वापस आएंगे उनमें से कई वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हर किसी को यह एहसास हो रहा है, यह समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अपना परिवार, अपने लोग, इनकी ज़रूरतें, इनकी भावनाएं अब समझ में आ रही हैं। नहीं तो ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हम लोग सब कुछ भूलते जा रहे थे, पीछे छोड़ते जा रहे थे। मानवतावादी सोच को अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सरकारों पर आरोप नहीं मढ़ा जा सकता पूरा, लेकिन ज़रूरत है कि आप किसी इंडिविजुअल की मदद करें। अगर कंट्रोल रूम्स के नंबर नहीं लग रहे हैं, नोडल ऑफिसर्स के नंबर नहीं लग रहे हैं, आपको किसी ऐसे परिवार के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास खाने को आटा चावल नहीं है, आप मदद करिए। ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर हो रहा है, हमारे कई मित्रों ने किया। पहले लोगों ने शिकायत किया कि सरकार कोई मदद नहीं करी। अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने जेब खर्च में से 1000 रुपये दिए कि भैया कम से कम 10 दिन आप 4 लोग जीवित रह लें। तो अब ज़रूरत है कि इसी तरह हम लोग भी
मानवता को अपने अंदर जगा कर काम करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में तेज़ भागने के साथ साथ जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो देश प्रेम है, वो सब भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगा हो शेयर करें, अपने सुझाव भी हमें बताएं, साथ ही साथ आप अगर किसी मुश्किल की परिस्थिति में वो भी बताएं, हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग भी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। कैमरे के पीछे तेज़ हैं, अब हमें दीजिए इजाज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।